आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि इक्विटेबल मॉर्गेज ईएम और रजिस्टर्ड मॉर्गेज आरएम इसमें क्या डिफरेंस होता है। बैंक दोनों चीजें कब करती हैं, कौन से केस में ईएम प्रेफर किया जाता है, किस केस में आरएम प्रेफर किया जाता है, और क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम आरएम की तरफ जाते हैं और कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम ईएम की तरफ जाते हैं। इस पे मैंने आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स जो आते हैं हमें ईएम आरएम में सारे कवर करने का ट्राई किया है। कुछ इसमें फोटोज भी लगाई हुई हैं जो कि एक डीड का स्क्रीनशॉट है समझाने के पर्पज से। और आप इसको पूरा देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि आरएम में और ईएम में रिस्क फैक्टर कैसे डिफरेंशिएट होता है, आरएम को क्यों ज्यादा सेफर माना जाता है, ईएम को क्यों कम सेफ माना जाता है, और अगर ईएम कम सेफ है तो उसको मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या करता है, कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जाता है। सारी चीजें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन है, मॉर्गेज इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस और लैंड टू सिक्योर अ लोन। मॉर्गेज एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी रखते हैं बैंक के पास अगेंस्ट जब भी हम कोई लोन लेते हैं। जैसे हम अपने घर रख दिया हमने, या कोई लैंड का पार्ट रख दिया, या घर बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं तो बनने वाला घर हम रख देते हैं। मतलब मॉर्गेज सिक्योर लोन पे मॉर्गेज करना बहुत इंपॉर्टेंट, और मॉर्गेज लोन पे ये वाला प्रोसेस लागू होता है। कॉन्सेप्ट, द बोरोवर प्रॉमिस टू रीपे द लोन एंड इफ दे फेल द बैंक हैज द लीगल राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर इट्स मनी। बोरोवर ये बेसिकली प्रॉमिस करता है बैंक को कि अगर मैं पैसा देने से फेल हो गया, किसी कारण से मैं आपकी ईएमआई नहीं भर पाया या जो मैंने लोन लिया उसको रीपे नहीं कर पाया, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये होता है सिंपल मॉर्गेज का मतलब। अब आते हैं इसके टाइप, जो कि जिसके बारे में वीडियो है। पहला है इक्विटेबल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज भी बोलते हैं इसको। ज्यादातर केसेस में आप यही करते हैं, कुछ केसेस में आरएम करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। द borrower simply hand over the original property paper, sale deed registry to the bank manager। इस केस में borrower हमको अपने प्रॉपर्टी पेपर दे देता है, बैंक को प्रॉपर्टी पेपर हैंड ओवर कर देता है। द इंटेंट, by giving the paper the borrower shows their interest to create a security for the loan। वो पेपर देता है, उसके साथ वो अपनी इंटेंट दिखाता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी या चार्ज चढ़ा सकते हैं। इंटेंट दिखाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, इंटेंट आगे समझाएंगे। डॉक्यूमेंट साइंड, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करता है बोरोवर। एमओई, मेमोरेंडम ऑफ एंटिटी, और एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इस वर्ड को याद रखिएगा, जो हम डीड करवाते हैं ईएम में, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है, वो एग्रीमेंट होता है कि कस्टमर ने बैंक के पास अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, वो एग्रीमेंट होता है, वो मॉर्गेज डीड नहीं कहलाती। हम बोलते हैं कि ईएम है या मॉर्गेज डीड है, पर वो नहीं होता है, वो मॉर्गेज डीड आरएम के केस में होता है। आगे समझते हैं कहाँ होता है। कैन बी डन इनसाइड द बैंक ब्रांच, बैंक ब्रांच में भी हो सकता है, ऑनलाइन ये सारा चीजें आजकल होने लगी हैं। फिर आता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, अभी आगे इसको डिटेल में समझेंगे दोनों को। द लॉ बेस्ड मॉर्गेज, इसको इंग्लिश मॉर्गेज भी बोलते हैं। हाउ इट वर्क्स, अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ मॉर्गेज डीड, इसमें मॉर्गेज डीड होती है। इज ड्राफ्टेड एंड साइंड बोथ पार्टीज, बोथ पार्टीज का मतलब यहाँ पे ये है कि एज अ बैंकर आप भी एक पार्टी कहलाते हैं, और आपका जो बरोबर है वो भी एक पार्टी कहलाता है। तो आप दोनों उसमें साइन करते हैं और उस प्रॉपर्टी को आपके बैंक के बिहाफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज। द ट्रांसफर, द बरोबर फॉर्मली ट्रांसफर्स द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द बैंक। उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसको वो ट्रांसफर कर देता है बैंक को। डॉक्यूमेंट साइंड मॉर्गेज डीड, कौन सा डॉक्यूमेंट साइन होता है, मॉर्गेज डीड साइन होती है इसमें। कहाँ होती है, मस्ट बी डन एट सब रजिस्ट्रार ऑफिस विथ विटनेस। एसआरओ जाकर के उनको साइन करना पड़ता है, उनकी वहां पे फोटो खिंचती है, साइन होता है। दो विटनेस जाते हैं, उनकी फोटो खिंचती है, साइन होता है। ये होता है प्रोसीजर। अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी डीड ईएम है, कौन सी आरएम है। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल पेपर, ईएम में पेपर डिपॉजिट किया जाता है, और इसमें आरएम में रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डीड, मॉर्गेज डीड का रजिस्ट्रेशन होता है पहले। डॉक्यूमेंट नेम, किस डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है,
मेमोरेंडम ऑफ एंटिटी साइन होती है इसमें, और इसमें मॉर्गेज डीड साइन होती है। कॉस्ट स्टाम्प ड्यूटी इसमें लो रहती है, ईएम में कॉस्ट हमेशा लो रहती है, 25 पैसे 50 पैसे इसके ऊपर नहीं जाता है। आरएम में यही 2%, किसी किसी स्टेट में 5% तक भी जाता है, साथ में इसकी 0.5% फीस भी लगती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है, पर इतना ये कंफर्म है कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसकी फीस में, ईएम के और आरएम की फीस में काफी डिफरेंस होता है। विटनेस, ईएम में विटनेस मैंडेटरी नहीं है, पर आरएम में 2 विटनेस आर मैंडेटरी, चाहिए ही चाहिए। पब्लिक रिकॉर्ड, ये हिडन रहता है, पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आता है ईएम, अनलेस उसकी 89 बी डीड फाइल की गई हो। अभी 89 बी डीड भी समझेंगे आप। हिडन रहता है, ये विजुअल रहता है। रिफ्लेक्ट इन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, इसी में ये प्रॉपर दिखता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे मॉर्गेज है। तो आरएम में प्रॉपर्टी रीसेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ओरिजिनल डीड लॉस्ट, कैन नॉट डू ईएम। अगर किसी केस में कस्टमर की ओरिजिनल डीड गुम गई है, वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आ रहा है, तो आप उसमें ईएम नहीं कर सकते। मस्ट डू आरएम, उसमें आप आरएम ही करेंगे, ये ऐसा गवर्नमेंट कहती है। बैंक प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड होम लोन लैप, ये जो अच्छे केसेस होते हैं जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी चेन मिल रही है, और प्रॉपर्टी की भी हालत सही है, सारी चीजें सही है एज पर बैंक पर्सपेक्टिव, सब कुछ बढ़िया है, उस केस में हम ईएम करते हैं। पर जो हाई वैल्यू केसेस होता है, जो 5 करोड़ 10 करोड़ के केस है, वहां पे हम आरएम प्रेफर करते हैं। और कुछ ऐसे केसेस जो थोड़ा सा रिस्की लगते हैं हमको, उसमें भी हम आरएम प्रेफर करते हैं। अब बिल्डर्स लोन, जिसमें बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी हम आरएम प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस बोल रहा हूँ मैं, सारे बैंक इस चीज को फॉलो भी नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पर करना चाहिए, ये बेसिक लॉ कहता है इसमें। फिर आते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विटेबल मॉर्गेज। आपके पास जब भी डीड आती है इक्विटेबल मॉर्गेज की, जो कि रजिस्टर होती है एसआरओ में, वो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब जैसे आप ईएम की डीड देखेंगे, तो ये आप फर्स्ट पेज होता है ईएम का, इसका डीड टाइप आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और हाइपोथिकेशन। ये वर्ड आप देखिए, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट हो रहा है बोरोवर के बैंक के बीच में, जिसमें बोरोवर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने ओरिजिनल सेल डेट को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, ना कि उसकी उसका इंटरेस्ट वगैरह, उसका जो राइट्स है उसको ट्रांसफर कर रहा है बैंक के बिहाफ में। ये सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है। इक्विटेबल मॉर्गेज डिपॉजिट टाइटल डीड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री अदर पर्पस, ये आप पढ़ लेना, ये वही चीजें लिखी हुई हैं कि 25 पैसे इसमें ड्यूटी लगती है, ये सिर्फ डिपॉजिट है, ध्यान रखिएगा। फिर उसी फर्स्ट पेज में आप नीचे पढ़ेंगे, ये हेडर फुटर करके जो लगता है, तो हर पेज में नीचे लिखा हुआ होता है। तो पहले पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिपॉजिट द टाइटल डीड, उस एग्रीमेंट की बात हो रही है जो कि रिलेटेड है डिपॉजिट करने के टाइटल डीड के, बिटवीन पार्टीज। पार्टीज का यहाँ पे नाम होगा, जैसे नथन करके है, ये मॉर्गेजर है, मतलब ये बोरोवर है, कस्टमर है। दिस डॉक्यूमेंट इज इलेक्ट्रॉनिकली साइंड बाय द पार्टीज एंड द सेम आर वेरीफाइड बाय द आधार इकोसिस्टम ऑन डेट टाइम स्पेसिफाइड इन द स्टाम्प ऑफ सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट नाथन ने, जो भी कस्टमर था, उसने डिपॉजिट एग्रीमेंट किया हुआ है बैंक के साथ, ये डॉक्यूमेंट मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये उसका प्रूफ है। फिर आता है इसी इसमें आप नाइन्थ पेज में ये आपको एक ये मिलेगा, ये वाला पैराग्राफ, उसमें प्रॉपर डिटेल मेंशन रहती है, एक बार उसको रीड आउट करिएगा तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। फॉर एग्जांपल, आई श्री श्रीनाथन, जो कस्टमर का नाम है श्रीनाथन सन ऑफ धनलाल, रेसिडेंस ऑफ, यहाँ पे इनका एड्रेस है, ये कहाँ रहते हैं, डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, आई हैव डिजिटली हैंडेड ओवर एंड डिपॉजिटेड डिजिटल ओरिजिनल टाइटल डीड डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल ए। शेड्यूल ए का मतलब है कि जो मैंने टाइटल डीड इनको दी है, उसकी डिटेल शेड्यूल ए में लिखी हुई है। जब आप डीड देखेंगे, उसमें एक शेड्यूल ए का सेक्शन होता है, उसमें प्रॉपर उसका एड्रेस वगैरह नंबर सब कुछ मेंशन होता है। pertaining to the property mentioned in schedule B in the presence of यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का नाम होता है, तो ब्रांच मैनेजर के प्रेजेंस में मैंने यहाँ पे इसको डिपॉजिट किया है। होम लोन्स लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, जिस भी कंपनी का वो, फॉर एग्जांपल एबीसी होम लोन्स लिमिटेड, जिस भी कंपनी का ब्रांच मैनेजर है जहाँ पर भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा रही है, उसके सामने हमने अपना प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया है।
विद द इंटेंट टू क्रिएट एन इक्विटेबल मॉर्गेज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद द इंटेंट। यहाँ पे वो इंटेंट दिखा रहा है कि मैं ट्रांसफर दे रहा हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स, कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप इसके ऊपर चार्ज चढ़ा करके मेरी प्रॉपर्टी को सरफेसी के अंडर अपना पोजीशन ले सकते हैं। इंटेंट की बात हो रही है, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, सिर्फ पेपर डिपॉजिट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ईएम में। विद द इंटेंट टू क्रिएट एन इक्विटेबल मॉर्गेज ओवर सेट द प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर द डेप्ट ऑफ, जितने का भी लोन है ये यहाँ पे मेंशन है, फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज टूगेदर, ये वाली लाइन, of title deed of large scale industry other purpose together with interest cost charges and expenses thereon due and payable to the bank। तो अगर वो पैसा भर देता है तो बढ़िया, अगर वो नहीं भरता है तो बैंक को वो पावर दे रहा है कि आप मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मैंने आपके पास डिपॉजिट की है उसके ऊपर आप मॉर्गेज चढ़ाओ और उसको आप सेल आउट कर सकते हैं या पोजीशन ले सकते हैं। सारे सरफेसी के एक्ट उसके ऊपर लगेंगे, ये ऑलरेडी लगते हैं, पर यहाँ पे वो सिर्फ इंटेंट दिखा रहा है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं मैं पैसा नहीं दे पाता तो आप मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेते हैं। यहाँ पे इंटेंट की बात हो रही है। अब आते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज में, इसमें क्या डिफरेंस है देखिएगा। डीड टाइप, यहाँ पे आपको डीड टाइप दिखेगा मॉर्गेज, क्योंकि मॉर्गेज डीड है तो मॉर्गेज ही दिखेगा। इंस्ट्रूमेंट, मॉर्गेज विदाउट पोजीशन, इसकी डिटेल है। अ मॉर्गेजर हु गिव्स टू मॉर्गेज, मॉर्गेजी कौन हो गया, अपना लेंडर हो गया जहां से भी लोन दिया जा रहा है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकर हैं तो आपके पर्सपेक्टिव से आप मॉर्गेजी हो गए, आपका जो कस्टमर है वो मॉर्गेजर हो गया। A mortgager who gives to the mortgagee a power of attorney दे रहा है वो, to collect rent of a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article। इसका मतलब यही है कि वो पावर ऑफ अटर्नी साइन हो रही है कि आप इस प्रॉपर्टी में आपका मतलब आपके पास राइट्स हैं, कि कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी के राइट्स आपके पास है। आप डायरेक्ट इस पे सरफेसी लगा करके, ये खुद में ही एक प्रूफ है वो मॉर्गेज डीड, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बंधक है। यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। इंटरेस्ट ट्रांसफर मीन्स कि ओनरशिप का पार्ट ट्रांसफर हो रहा है बैंक के नाम पे। इसके पेज नंबर 1 पे क्या रहेगा, फुटर में नीचे, मॉर्गेज बिटवीन पार्टीज, यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, एंड वन अदर मॉर्गेजर जो उसका कोप्लिकेंट है, एंड यहाँ पे आएगा बैंकर का नाम, क्योंकि बैंक से गया है। ये हो गया अप्लीकेंट, ये हो गया को अप्लीकेंट, ये हो गया बैंक का बीएम, बीएम या सेल्स मैनेजर जो भी जा रहा है साथ में साइन करना है। ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एबीसी होम लोन्स लिमिटेड, इस कंपनी के बिहाफ में जो कि मॉर्गेजी है, हमने ये साइन किया हुआ है। कौन कौन साइन करेगा, अप्लीकेंट, को अप्लीकेंट और बैंक का मैनेजर। किसके बिहाफ में कर रहे हैं ये सारे साइन, कंपनी के बिहाफ में, एबीसी होम लोन्स लिमिटेड। अब ये वाली लाइन आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। द मॉर्गेजर एज बेनिफिशियल ओनर हेयर बाय ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओनर हेयर बाय ट्रांसफर टू द मॉर्गेजीज बाय वे ऑफ मॉर्गेज, वो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को किस तरीके से, मॉर्गेज करा के। ऑल राइट्स सारे अधिकार एंड इंटरेस्ट इज द सेड इन दैट सेड प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सारे राइट्स और इंटरेस्ट सिचुएटेड एट, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया। ये अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस है। ऊपर वो इंटेंट दिखा रहा था, कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप इसके ऊपर मॉर्गेज करवा के सरफेसी ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे वो ऑलरेडी मॉर्गेज करा दिया, उसने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी बैंक के बिहाफ में, बैंकर के नाम पे नहीं, बैंक के बिहाफ में उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। मॉर्गेजी कौन कहलाया, बैंक। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, सिर्फ इसीलिए होता है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था 89B के बारे में, ये क्या होता है, द एमपी स्पेशल, ये एमपी में ही होता है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन। द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आती थी पहले, अर्लियर इक्विटेबल मॉर्गेज वाज रिस्की बिकॉज इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट बुक्स। पहले जब ईएम होते थे तो वो गवर्नमेंट की बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होते थे। फ्रॉडस्टर कुड सेल द सेम प्रॉपर्टी ट्वाइस, जो कस्टमर होते थे जिनको फ्रॉड करना होता वो ये दिखा देते थे कि हमारे प्रॉपर्टी पेपर गुम गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो दिख ही नहीं रहे। वो दिखा दिए कि हमारे प्रॉपर्टी पेपर गुम गए हैं, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके प्रॉपर्टी को बेच देते थे या दोबारा दूसरे बैंक से लोन ले लेते थे उसके ऊपर आरएम करा करके, ये सारी चीजें होती थी। इसका सोल्यूशन क्या था जो पहले बैंक फॉलो करते थे,
तो संपदा 2 के आने के बाद काफी चीजें इजी हो गई हैं। पर पहले क्या होता था? द सोल्यूशन सेक्शन 89 बी, एक 89 बी की डीड होती है इन मध्य प्रदेश। इवन इफ यू डू ईएम, अगर आप ईएम भी करवाते हैं, यू मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑनलाइन। आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते थे। उसका भी सेम प्रोसीजर होता था। बोरोवर जाते थे एसआरओ, वहां जाकर के साइन होता था और 89 बी की डीड मिलती थी, जिसपे यही सारी चीजें मेंशन होती थी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिपॉजिट की गई है, इसके पेपर। बस उससे उसकी वजह से क्या होता था, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे इसका डिटेल आ जाता था। तो प्रॉपर्टी सेल आउट करना दोबारा से थोड़ा सा टफ हो जाता था। पर इसमें भी कुछ लूप होल्स थे, जिसकी वजह से संपदा 2 आया। संपदा 2 के आने के बाद ये चीजें बहुत ईजी हो गई। डिपॉजिट डीड्स एट बैंक, जिसका क्या प्रोसेस होता है ईएम का, 89 बी का क्या प्रोसेस होता है, सॉरी। डिपॉजिट डीड्स एट बैंक, डिपॉजिट करने के बाद बैंक में लॉग इन टू संपदा 2.0, फाइल नोटिस ऑफ इंटीमेशन। सेक्शन 89 बी के अंडर में नोटिस ऑफ इंटीमेशन दिया जाता है गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज। इसके स्टाम्प ड्यूटी लगती है 25 से 50 पैसे की। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लगती है, पर ये एमपी का है तो 25 से 50 पैसे ही लगती है। होम लोन के केसेस में ज्यादातर जगह में आप देखेंगे 25 पैसे, और लैब में 50 पैसे, डिपेंड करता है। गेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, दिस इज ऑफन कॉल्ड द 89 बी डीड। जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी जाती है उसी को 89 बी डीड कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 16 या 17 पेजेस की होती है। फिर आता है रियल डीड एनालिसिस, एविडेंस फ्रॉम इक्विटेबल मॉर्गेज डीड। आपको कैसे पता चला कि ये ईएम है और ये आरएम है? कहाँ से पता चला? क्लॉज, द मॉर्गेजर हैज डिपॉजिटेड टाइटल डीड्स विथ एन इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी। जब वो इंटेंट दिखा रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कराने के लिए तैयार हूँ, तो वो कहलाता है अपना ईएम। मीनिंग जस्ट डिपॉजिटिंग पेपर्स क्रिएट्स द लॉ। प्रॉपर्टी पेपर दे देता है, वो एक तरह का लॉ क्रिएट हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर है सेकंड अपना रजिस्टर्ड मॉर्गेज, द मॉर्गेजर हेयर बाय ट्रांसफर ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द सेड प्रॉपर्टी। उसने अपने सारे राइट्स प्रॉपर्टी के और इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया मॉर्गेजी के नाम पे। मॉर्गेजी मीन्स बैंक के नाम पे। मीनिंग ओनरशिप राइट्स आर लीगली ट्रांसफर टू द बैंक एज सिक्योरिटी। बहुत सेफ होता है आरएम, इसीलिए आरएम प्रेफर करते हैं थोड़ा। जिस केस में प्रॉपर्टी पेपर थोड़े मिसिंग है या कुछ कोई पेज है जो कि फटा हुआ है, वहां पे हम आरएम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ईएम। अब बैंक क्या क्या देखते हैं, यही मैं बता रहा था ना आपको, कौन से केस में ईएम किया जाता है, कौन से केस में आरएम किया जाता है, उसकी भी चेकलिस्ट बनाई हुई है। जब ईएम होता है तो उसमें क्या क्या देखते हैं, तो उस केस को ईएम में बुक करते हैं। बोरोवर वांट्स टू सेव मनी, लो स्टाम्प ड्यूटी, लो स्टाम्प ड्यूटी होती है। ओरिजिनल सेल इज अवेलेबल एंड क्लियर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। पिछले 13 साल की या 30 साल की जो भी आप चैन चेक करते हैं वो क्लियर होती है। लोन अमाउंट इज स्टैंडर्ड लेस देन 5 CR, 5 करोड़ के अंदर का लोन होता है। अर्जेंट डिस्बर्समेंट नीडेड, क्योंकि ये फटाफट से हो जाता है, फास्ट होता है। फिर आता है आरएम। आरएम कब होता है? ओरिजिनल सेल डीड इज लॉस्ट, क्रूशियल पॉइंट, जब कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ही ना हो या प्रॉपर डीड ही ना हो, उस केस में हम आरएम प्रेफर करते हैं। कई बार लोगों की रजिस्ट्रियां गुम जाती हैं, फिर वो सर्टिफाइड कॉपी निकालवाते हैं, तो उसके बेस पर लोन लेते हैं, तो उस केस में हम आरएम बुक करते हैं। प्रॉपर्टी इज लीज होल्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लॉट्स ऑफन रिक्वायर आरएम। कुछ लीज होल्ड की प्रॉपर्टी में भी आरएम होता है। कुछ बैंक्स हैं जो कि इसमें भी ईएम कर देता है। वो बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है, पर आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोरोवर प्रोफाइल इज रिस्की और वीक। कई बार बोरोवर की प्रोफाइल रिस्की होती है। कॉशन प्रोफाइल्स होती हैं, आपने देखी होंगी आपके बैंक में। कॉशन प्रोफाइल अगर उनके केसेस होते हैं तो वहाँ पे आरएम प्रेफर करना चाहिए। और कुछ प्रोफाइल ऐसी हैं जो कि वीक है, मतलब इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं है जितना उनको लोन दिया जा रहा है, आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट है, उस केस में आप आरएम प्रेफर करिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस और वेरी हाई वैल्यू लोन्स, जो वेरी हाई वैल्यू लोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होती है, वहां पे जब मॉर्गेज होता है तो आरएम प्रेफर करता है। और भी कई सारे रीजन है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है जो कि मेजर है उनके ऊपर बात की। और भी कई रीजन। कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि एज अ क्रेडिट मैनेजर योर जॉब इज टू बैलेंस सेफ्टी एंड कॉस्ट। आपका काम है कि सेफ भी रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे। इक्विटेबल मॉर्गेज विद 89 बी फिलिंग, 89 बी तो जरूर फिल करना है, इज अ ग्रेट फॉर 90% ऑफ केसेस। 90% केसेस इसी में फॉल करते हैं, बिकॉज इट सेव्स योर कस्टमर मनी, कस्टमर का पैसा ही बचता है। बट इफ द पेपर आर लॉस्ट,
अगर किसी केस में पेपर है ही नहीं, ओरिजिनल डीड नहीं है, और द डील इज रिस्की और उसमें कोई रिस्क है, नेवर कंप्रोमाइज, गो फॉर द रजिस्टर्ड मॉर्गेज। उस केस पे आप कोई कंप्रोमाइज मत करिए और रजिस्टर्ड मॉर्गेज की तरफ जाइए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ईएम और आरएम को लेकर के बहुत लोगों के कंफ्यूजन थे। कई सारे मैसेज आए थे मुझे इसके ऊपर बात करने के लिए। तो ये मैंने एक शीट प्रिपेयर की है, ये मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई डाउट हो तो एक बार रेफरेंस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो न्यू कमर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये बेसिक चीज़ें पता है, पर कुछ लोग हैं जो कि अभी नया जिन्होंने स्टार्ट किया है, या कुछ पुराने भी हैं जिनको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता है, मोटा मोटा पता है कि ये हमारे में क्यों कराते हैं, ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो भी है, तो उनके साथ भी शेयर करिए और बने रहिए साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।